गरीब की बेटी को मिला 150 बॉडीगार्ड वाला अमीर ससुराल। कमला रोज की तरह काम करके आज भी अपने घर की तरफ वापस आ रही थी और मन ही मन सोच रही थी। अच्छा है मेम साहब ने आज मुझे मेरी पेमेंट दे दी। घर पर बिल्कुल भी राशन नहीं था। ऐसा करती हूँ इन्हीं पैसों से दाल चावल आटा तेल और सब्जी खरीद लेती हूँ। वहाँ मेरे तीनों बच्चे भूखे होंगे। ऐसा सोचते हुए कमला जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से एक चोर आता है और उसके हाथ में रखी हुई पोटली को छीन लेता है और भाग जाता है। कमला चिल्लाकर कहती है, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर मेरे पैसे लेकर भाग गया। लेकिन इससे पहले कि कोई कमला की मदद कर पाता, चोर भाग गया था। बेचारी कमला उदास होकर अपने घर आ जाती है। जैसे ही कमला घर के अंदर घुसती है तो 10 साल का राजू उससे पूछता है, माँ आप आ गई? राशन लाई हो ना? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा आज तो मैं कुछ नहीं लाई। लेकिन क्यों माँ? आपको तो पता है ना कि मुझे बहुत भूख लगी है और आप ही ने तो कहा था कि आप आते आते राशन लेकर आओगी। राजू माँ को बैठकर पानी तो पी लेने दे। किरण अपनी माँ को बिठाती और उन्हें पानी पिलाती है। उसके बाद कमला किरण, शीतल और राजू को सब कुछ बताती है। ये सुनकर किरण कहती है, माँ मैं चाचा जी को अभी जाकर कहती हूँ कि चोर आपके पैसे लेकर भाग गया। चाचा जी तो इतने बड़े अफसर हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बेटा तू तो अपने चाचा जी के नेचर को अच्छी तरह जानती है। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने ही मजदूरी करके तुम तीनों को पाला, लेकिन तुम्हारे चाचा ने कभी कोई मदद नहीं की और मुझे नहीं लगता कि वो आज भी हमारी कोई मदद करेंगे। माँ एक बार मदद मांगने में क्या बुराई है? हमें पता है कि आपने झाड़ू पोछा करके बड़ी मेहनत से वो पैसे कमाए हैं। उसे ऐसे कैसे कोई चोर लेकर जा सकता है? रुकिए मैं अभी चाचा जी को बताकर आती हूँ। रुको दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ऐसा कहकर किरण और शीतल अपने घर से निकल जाती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो अपने चाचा जी की बड़ी सी बिल्डिंग में पहुंचती हैं। तभी 2 बॉडीगार्ड उन्हें बाहर ही रोक लेते हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, मैम साहब आपको क्या काम है? मैं अपने चाचा जी से मिलने आई हूँ, मुझे अंदर जाने दे। 1 मिनट मैम साहब, मैं साहब से पूछ लेता हूँ। बॉडीगार्ड अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आकर कहता है, ठीक है मैम साहब, साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। दोनों बहनें अंदर जाती हैं और उस बड़े आलीशान घर को देखकर शीतल किरण से कहती है, दीदी चाचा जी का घर दिन पर दिन कितना शानदार होता जा रहा है ना। शीतल धीरे बोल, कहीं चाचा जी ने सुन लिया तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे। तभी किरण की चचेरी बहनें नैना और काजल वहां आती हैं। नैना शीतल और किरण को देखकर कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भला हमसे तुम्हें कौन सा काम? वो सब छोड़ो दीदी, पहले से ये पूछो कि इन गरीबों को बॉडीगार्ड ने अंदर कैसे आने दिया? नैना काजल तुम लोग ऐसा क्यों कह रही हो? हम तो चाचा जी से बात करने आए हैं। दरअसल माँ के पैसे चोरी हो गए हैं और हम इसी सिलसिले में चाचा जी की मदद लेने आए हैं। तुम दोनों को ये नहीं पता कि मेरे पिताजी बड़े पुलिस अफसर हैं। वो तुम जैसे छोटे मोटे लोगों की मदद नहीं करेंगे। तभी सीढ़ियों से उतरकर सोहन और नंदिता नीचे आते हैं। तब सोहन कहता है, क्या बात है किरण, कैसे आना हुआ तुम्हारा? चाचा जी आज माँ काम से आ रही थी तो एक चोर पैसे लेकर भाग गया, हमारी मदद कीजिए। तुम्हारा मतलब है अब इनको कोई और काम नहीं है जो ये छोटे मोटे चोरों का पीछा करेंगे? किरण बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो। अब तुम दोनों जा सकती हो। नंदिता के ऐसे कहने पर किरण और शीतल का मुंह उतर जाता है और वो दोनों अपने चाचा के घर से बाहर आती हैं। तब शीतल कहती है, देखा दीदी, चाचा जी ने हमारी कोई भी मदद नहीं की। हाँ शीतल, हमने ही यहाँ आकर गलती की है। माँ सही कहती हैं, चाचा जी इतने बड़े आदमी हैं, वो भला हमारी मदद क्यों करेंगे? किरण और शीतल घर आ जाती हैं और अपनी माँ को सारी बातें बताती हैं। ये सुनकर कमला देवी कहती है, जाने दो बेटा, जो किस्मत में नहीं था वो चला गया। घर पर थोड़े से दाल चावल रखे थे, मैंने उनकी खिचड़ी बना दी है। चलो अब हम लोग खाना खा लेते हैं। सभी मिलकर खिचड़ी खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन किरण आंगन में झाड़ू लगा रही थी और शीतल आंगन में बैठी धूप ताप रही थी। तभी शीतल देखती है कि नैना और काजल कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल रही थी और उनके 2 बॉडीगार्ड उनके साथ जा रहे थे। ये देखकर शीतल किरण से कहती है, दीदी कितनी अच्छी जिंदगी है ना नैना और काजल की। बचपन से ही हम लोग इन्हें बॉडीगार्ड के साथ देख रहे हैं। हाँ शीतल, अपनी अपनी किस्मत है। अगर भगवान ने हमारी किस्मत में भी बॉडीगार्ड लिखे होते तो आज माँ के पैसे चोरी नहीं होते। ऐसा कहकर किरण फिर से झाड़ू लगाने लगती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन किरण की सहेली विशाखा उससे मिलने आती है और कहती है, किरण, इस शहर के सबसे बड़े आदमी मनमोहन दास जी का नाम सुना है तूने? हाँ विशाखा, मनमोहन दास जी को कौन नहीं जानता। हर चौथे दिन टीवी में उनके इंटरव्यू आते हैं।
हाँ किरण, वही मनमोहन दास। तुझे पता है उनके छोटे बेटे अमित का कल बर्थडे है और वो बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं। उस पार्टी में काम करने के लिए ढेर सारे नौकरों की जरूरत है। मेरे चाचा जी कह रहे थे कि मैं और मेरे साथ जितने लोग वहाँ जाना चाहें सब जा सकते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो मैं तो जा रही, तू भी चलेगी तो बता। हाँ हाँ विशाखा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चलूंगी। कम से कम मेरे घर में राशन तो आ जाएगा। बेटा अगर तेरा जाने का मन है तो तू चले जाना, और शीतल घर में रहकर राजू का ध्यान रख लेगी। अगले दिन कमला सुबह ही काम पर चली जाती है। उसके बाद विशाखा आती है तो किरण विशाखा के साथ काम करने के लिए मनमोहन दास जी के घर की तरफ निकल पड़ती है। वो लोग मनमोहन दास जी के बंगले के बाहर पहुंचती हैं तो किरण उनके बंगले को देखकर कहती है, विशाखा कितना बड़ा बंगला है मनमोहन दास जी का, और बाहर से भी कितना शानदार दिखाई दे रहा है। कम से कम 40 माले तो इसमें होंगे ना। हाँ किरण, लेकिन हमें इससे क्या, हमें तो अपने काम से काम है। चल चल जल्दी जल्दी चल, कहीं हमें देर ना हो जाए। ऐसा कहकर विशाखा किरण को लेकर बंगले के अंदर जाती है। फिर लिफ्ट लेकर ऊपर पार्टी हॉल में जाती है जहां पार्टी की तैयारियां चल रही थी और बहुत सारे नौकर काम कर रहे थे। तभी वहां का मैनेजर आता है और विशाखा और किरण से कहता है, तुम दोनों इन फूल मालाओं को दीवारों पर लगाने का काम शुरू कर दो। तब विशाखा और किरण फूलों की मालाओं को लेकर दीवारों पर लगाने लगती हैं। ऐसी शाम हो जाती है और पार्टी शुरू हो जाती। तभी मनमोहन दास जी अपनी पत्नी कल्पना, बड़े बेटे सुमित, बड़ी बहू शिवानी और छोटे बेटे अमित के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। उनके आते ही उनके 150 बॉडीगार्ड भी पार्टी में आ जाते हैं। वो सभी मेहमानों से मिलते हैं। किरण ये देखकर विशाखा से कहती है, बाप रे बाप, बड़े लोगों की सचमुच बहुत बड़ी बातें होती हैं। उन लोगों ने कितने खूबसूरत कपड़े पहन रखे हैं, और उनकी ज्वेलरी भी देखो। ऐसी ज्वेलरी और ऐसे कपड़े तो मैंने आज तक नहीं देखे। वो सब छोड़, इधर ये देख कि ब्लैक कपड़ों में उनके सारे बॉडीगार्ड कितने हेल्दी और स्मार्ट दिख रहे हैं। हाँ यार, इतने सारे बॉडीगार्ड हैं, कितनी अच्छी जिंदगी होगी ना उनकी। जहाँ जाते होंगे अपनी सुरक्षा अपने साथ ले जाते होंगे। वो सब छोड़ यार, चल हम तो ड्रिंक सर्व करते हैं। अब विशाखा और किरण मेहमानों को ड्रिंक सर्व करने लगती हैं। तभी किरण मनमोहन दास जी के छोटे बेटे अमित के पास जाती है और उसे ड्रिंक देती है। अमित ड्रिंक उठाते हुए किरण को ध्यान से देखता है और मनी मन सोचता है, कितनी सुंदर है ये लड़की। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई काम वाली है। उसके चेहरे का तेज देखकर तो ऐसा लगता है कि ये हमारी तरह किसी रईस खानदान से है। किरण ड्रिंक देकर वहां से चली जाती है और अमित की नजर लगातार किरण का पीछा करती रहती है। ड्रिंक सर्व करते करते किरण की नजर अचानक हॉल में लगे बड़े से झूमर पर जाती है। किरण उस झूमर को देखकर मन में सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूमर गिर सकता है। हो सकता है बड़ी लोगों के घर में झूमर ऐसे ही होते हों। ये मेरी गलतफहमी हो। यही सोचकर किरण फिर से ड्रिंक सर्व करने लगती है। ऐसे लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी किरण देखती है कि वो झूमर टूटकर गिर रहा है और नीचे अमित की माँ खड़ी होकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। किरण दौड़कर अमित की माँ को वहां से लेकर दूसरी तरफ कूद जाती है और वो बड़ा झूमर वहां गिर जाता है। सभी लोग दौड़कर कल्पना के पास आते हैं और उसका हालचाल पूछने लगते हैं। तो वहीं विशाखा किरण से कहती है, किरण ये क्या किया तूने? मालकिन को हाथ क्यों लगाया? अब वो लोग सब हम पर गुस्सा करेंगे। इससे पहले कि हमें कोई कुछ कहे यहाँ से भाग लेते हैं। हाँ यार, चल चलते हैं। बिना पैसे लिए ही वो लोग चले जाते हैं। घर जाकर किरण सारी बातें अपनी माँ को बताती है और कहती है, माँ मैं तो पैसे लिए बिना ही घर आ गई। अच्छा किया बेटा, तू सही सलामत घर आ गई। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी खत्म होने के बाद अगले दिन कल्पना अपने पति और बेटों से कहती है, बड़ी भली लड़की थी वो। अगर वो ना होती तो मेरी जान ही चली जाती। हाँ माँ, लेकिन उसे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया और वो बिना पैसे लिए ही वापस चली गई। यह सुनकर कल्पना को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बेटे अमित और अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर किरण के घर के लिए निकल पड़ती है। वो किरण के घर के बाहर अपनी कार पार्क करती है। सभी बॉडीगार्ड लाइन से खड़े हो जाते हैं और किरण उन्हें देखकर पहचान लेती है और अपने परिवार वालों को उनसे मिलवाती है। फिर कल्पना कमला से कहती है, बहन जी, आपकी बेटी ने कल मेरी जान बचा ली और मैं उसे इसका इनाम देने आई हूँ। ये रहे कुछ पैसे, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। नहीं नहीं आंटी, जान बचाने की तो कोई कीमत ही नहीं होती। हमें ये पैसे नहीं चाहिए। कल्पना बहुत कोशिश करती है लेकिन किरण और उसके घर वाले पैसे नहीं लेते। अंत में कल्पना अपने घर वापस आ जाती है और तब अमित कल्पना से कहता है, माँ कितने अच्छे लोग थे ना वो, और किरण तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी माँ। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। एक अच्छी बहू से ज्यादा हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं आज ही सभी लोगों से बात करती हूँ। शाम को कल्पना सभी से बात करती है और सभी लोग तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कल्पना और अमित किरण का रिश्ता लेकर उसके घर जाते हैं और उनके साथ उनके बॉडीगार्ड भी पीछे पीछे जाते हैं।
जो देखकर किरण की चाची और उनकी बेटियां तो हैरान रह जाते हैं। काजल कहती है, माँ किरण के यहाँ इतने बड़े लोग और इतने सारे बॉडीगार्ड के साथ आखिर दोबारा क्यों आए हैं? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। ऐसा करती हूँ कि जाकर ही पता करती हूँ। यही सोचकर नंदिता किरण के घर जाती है, जहां किरण के रिश्ते की बात चल रही थी। कमला नंदिता से कहती है, हाँ वाह नंदिता, देखो ये लोग किरण के रिश्ते की बात करने आए हैं। बाप रे, शहर के इतने बड़े लोग और 150 बॉडीगार्ड के साथ वो किरण के रिश्ते की बात करने आए हैं। किरण के तो भाग खुल गए। इस तरह किरण का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों में किरण की अमित से धूमधाम से शादी हो जाती है। किरण दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आ जाती है। गृह प्रवेश के समय, आओ बहू, हमारे इस घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा और अमित का कमरा 3रे माले पर है, तो तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। बाकी की रस्में हम कल करेंगे। पिताजी, हम अपने 50 बॉडीगार्ड को 3रे माले पर भिजवा देते हैं। हाँ शिवानी बेटा, मैं उन्हें कॉल करके 3रे माले पर पहरा देने के लिए कह देता हूँ। पिताजी, हमारे कमरे के बाहर बॉडीगार्ड की भला क्या जरूरत है? बेटा, हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं और आज तो तुम दोनों की शादी हुई है। ये बात पूरा शहर जानता है, इसलिए प्रोटेक्शन जरूरी है। ऐसा कहकर मनमोहन अपने 50 बॉडीगार्ड को ऊपर जाने के लिए कह देता है। अब किरण अमित के साथ लिफ्ट में 3रे माले पर जाती है और अपने कमरे में जाती है। वो देखती है कि उसका कमरा बहुत बड़ा और शानदार था और फूलों से सजा हुआ था। किरण ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन वो सुबह उठकर तैयार होकर लिफ्ट से नीचे आती है। तब उसकी सास उसे देखकर कहती है, आओ आओ बहू, हम तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। जी माँ जी। बहू, हम सोच रहे थे कि कल तुम्हारी मुंह दिखाई का फंक्शन रख लेते हैं। इससे हमारे रिश्तेदार, मेहमान और तुम्हारे मायके वाले सभी लोग आ जाएंगे। शादी में तो ठीक तरह से किसी से बात नहीं हो पाई थी। इसी बहाने सबसे मिलना जुलना और बातें भी हो जाएंगी। माँ जी देखिए, मैंने सभी मेहमानों के लिए रिटर्न गिफ्ट की लिस्ट बना ली है। कुछ मेहमानों को हम गोल्ड की चेन गिफ्ट करेंगे, तो कुछ को गोल्ड की रिंग और कुछ को डायमंड रिंग। ठीक है ना? हाँ हाँ बहू, ठीक है। बाकी की बातें तुम किरण के साथ मिलकर तय कर लेना। कल की गरीब किरण की शादी आज 1 करोड़पति घर में हो गई थी, इसलिए किरण इन सब की बातें सुनकर बहुत हैरान थी। अगले दिन किरण की मुंह दिखाई की पार्टी होती है, जिसमें सभी रिश्तेदारों के साथ किरण के मायके वाले भी आते हैं। किरण और अमित स्टेज पर बैठे हुए थे और बॉडीगार्ड्स उनके चारों तरफ खड़े थे। तभी नैना अपनी माँ से कहती है, माँ, किरण की शादी कितने बड़े घर में हुई है ना, और देखो तो 150 बॉडीगार्ड उसके आसपास खड़े हैं। पिताजी के पास तो सिर्फ 2 ही बॉडीगार्ड हैं। हाँ बेटा, वही तो मैं भी देख रही हूँ। इसकी तो किस्मत ही चमक गई। मुझे तो उनके 150 बॉडीगार्ड देखकर इतनी शर्म आ रही है कि कल ही मैं तुम्हारे पिताजी को कहूंगी कि अपने 2 बॉडीगार्ड भी हटा दो। जहां एक तरफ नंदिता और उसकी दोनों बेटियां किरण को देखकर जल रही थी, तो वहीं किरण के घर वाले उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। शीतल अपनी माँ से कहती है, माँ, दीदी कितनी सुंदर लग रही है ना, और आपने देखा उसे इतने सारे बॉडीगार्ड्स का प्रोटेक्शन मिल रहा है। हाँ बेटा, किरण बहुत खुश नसीब है। लोगों को एक बॉडीगार्ड्स नहीं मिलता और उसके पास 150 बॉडीगार्ड्स है। इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा पति, सचमुच में किरण के लिए मैं बहुत खुश हूँ। फिर सभी मेहमानों का खाना पीना होता है। उसके बाद रिटर्न गिफ्ट में किरण सभी को गोल्ड की रिंग, डायमंड की रिंग और गोल्ड की चेन देती है। नैना और काजल को भी एक एक डायमंड रिंग मिलती है। डायमंड रिंग पाकर उन्हें जलन के साथ साथ खुशी भी होती है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और किरण भी अपने कमरे में आकर आराम करती है। धीरे धीरे किरण की शादी को 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन किरण अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया है। मुझे अपने घर वालों की याद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि आज अपने घर जाकर अपनी माँ, बहन और भाई से मिलाऊं। वो लोग भी मुझे याद कर रहे होंगे। हाँ हाँ बहू, तुम आज ही चली जाओ। अमित बेटा, तुम किरण को अपने साथ ले जाओ, और हाँ, बॉडीगार्ड्स को ले जाना मत भूलना। माँ जी, मैं सिर्फ अपने मायके ही तो जा रही हूँ। मुझे बॉडीगार्ड्स की भला क्या जरूरत? किरण, अब तुम एक मामूली लड़की नहीं रही, बल्कि सिंघानिया परिवार की बहू हो। अब तुम बिना बॉडीगार्ड्स के 1 कदम भी नहीं चल सकती। आखिर हमारे इतने दुश्मन हैं, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। शिवानी के समझाने पर किरण मान जाती है। किरण अमित के साथ कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकलती है और उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स से कार से चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने मायके के घर में पहुंच जाती है। सभी बॉडीगार्ड्स भी अपनी गाड़ियों को किनारे लगाकर आसपास खड़े हो जाते हैं। किरण अंदर जाती है। गाड़ी की आवाज सुनकर पूरे मोहल्ले वाले बाहर आ जाते हैं। काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, देख रही हो किरण अपने 150 बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी माँ से मिलने आई है। हाँ काजल, देख रही हूँ, और ये भी देख रही हूँ कि सारे मोहल्ले वाले उन्हीं लोगों को देख रहे हैं और उनके बारे में बातें कर रहे हैं। अब तो मोहल्ले में हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। जहाँ एक तरफ नंदिता और उसकी दोनों बेटियां किरण को देखकर जल रही थी, तो वहीं किरण को देखते ही राजू दौड़कर किरण के गले लग जाता है और कहता है, दीदी आ गई आप। मुझे तो लगा कि आप हमें भूल ही गई होंगी। ऐसा कभी हो सकता है राजू कि मैं तुझे भूल जाऊं? दीदी, जिया जी, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ।
सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। तब तक शीतल नाश्ता ले आती है। किरण और अमित नाश्ता करते हैं। काफी देर बातें करने के बाद वो अपने घर लौट आती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिवानी किरण से कहती है, किरण, मुझे अपने लिए कुछ चीजें खरीदनी है और जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुमने भी शॉपिंग नहीं की, तो